हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 2024 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा बीयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक। अगर आपको ऑडियो का इशू है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वीडियो हमारा जो है 3-4 पार्ट में है सर। ये हमारा जो है पार्ट 4 हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक। चलिए, सवाल हमारा क्या कहता है? हमारा सवाल कहता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसोलिडेशन। आपको हम ऑलरेडी कई बार बता चुके, कंसोलिडेशन मतलब क्या? पोर वाटर का बाहर निकलना। पोर वाटर का बाहर निकलना, बाहर निकलने को एक्सपल्सन कहते हैं। एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर हमारा क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन कहलाता है। हमारा मिट्टी के अंदर दो चीज होता है। क्या क्या होता है? एक सॉइल सॉलिड होता है, दूसरा हमारा वॉइड होता है। इस वॉइड में पानी फंसा होता है। इस पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन कहलाता है। तो कंसोलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, वो आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कंसोलिडेशन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो आइए आपको हम बताते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है जियो टेक में कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन से क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला सर, आपको कंसोलिडेशन क्या करता है? गवर्न एक करता है टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट ऑफ सैचुरेटेड क्ले सॉइल। हमारा एक खास तरह का सॉइल है सैचुरेटेड क्ले सॉइल, वो कितना सेटल करेगा कितना समय में, ये बताता है कंसोलिडेशन। आज समझ में आ रही है? सैचुरेटेड क्ले सॉइल जो है हमारा एक खास तरह का, सैचुरेटेड मतलब होता है भीगा हुआ। हमारे पास जो है एक भीगा हुआ क्ले सॉइल है, उसमें कितना सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ये कौन बताता है? कंसोलिडेशन बताता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हमारा क्या करता है? सेटलमेंट के बारे में जानकारी देता है। ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो पोर वाटर पे हमारा क्या असर पड़ेगा, कितना सेटलमेंट देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज हमको बताने का काम करता है। यानी कि कंसोलिडेशन हमको मेनली जियोटेक में क्या बताता है सर? सेटलमेंट बताने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अगर एक लाइन में कोई पूछे कि आप बताइए कि कंसोलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो सर ये सेटलमेंट बताता है। बात समझ में आ रही है? सेटलमेंट जो है सॉइल का बताता है, अलग अलग कंडीशन में हमको बताएगा। तो वो इसमें हमारा जो है एक और चीज बताते हैं। कंसोलिडेशन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, भविष्यवाणी बताता है कि हमारा सर 10 साल के बाद हमारा कितना मिट्टी सेटल करेगा नहीं करेगा, वो सारा चीज का भविष्यवाणी करता है। 20 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारा मिट्टी कितना सेटल करेगा, इसके बारे में भविष्यवाणी कौन करता है? कंसोलिडेशन करता है। तो ये सब कंसोलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कंसोलिडेशन का क्या महत्व है। चलिए, डिटरमाइंस रेट ऑफ सेटलमेंट। हमारा जो सॉइल में सेटलमेंट देखने को मिलेगा वो किस रेट से सेटल करेगा। ठीक है। तो ये सब चीज हमको कहाँ से पता चलता है? कंसोलिडेशन से पता चलता है। साथ साथ कंसोलिडेशन हमको मदद करता है किसमें? असेसिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टेज कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। जब हम लोग एम्बैंकमेंट को कई सारा पार्ट में कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जिस समय हमारा स्टेज कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो उसमें ये हमको जो है हेल्प करता है। कौन? कंसोलिडेशन हेल्प करता है। क्या बताने में हेल्प करता है सर? स्टेबिलिटी बताने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स पैरामीटर जो है, और कुछ कुछ पैरामीटर भी हमको देता है कंसोलिडेशन, जैसे कि सीबी हो गया, सीसी हो गया, एमबी हो गया, जिससे हम लोग जो है डिजाइन में हेल्प मिलता है। तो कंसोलिडेशन से ओवरऑल हमारा कंसोलिडेशन का क्या महत्व है सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में? तो मेनली कंसोलिडेशन का मेन महत्व जो है वो क्या है कि ये हमको सेटलमेंट देता है। ठीक है। या फिर सेटलमेंट का भविष्यवाणी करता है। ये हमको जो क्या करता है? सॉइल का सेटलमेंट का भविष्यवाणी करता है कि 10 साल के बाद मिट्टी कितना सेटल करेगा, 20 साल में हमारा जो है कितना सेटलमेंट देखने को मिलेगा, कितना रोड धसेगा कितना नहीं धसेगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा मेनली कंसोलिडेशन का क्या सिग्निफिकेंस है सर? ये हमको सेटलमेंट का जानकारी देता है मिट्टी का। ठीक है। सेटलमेंट का जानकारी हो गया तो हमारे लिए क्या हो? कंस्ट्रक्शन आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए डिजाइन करना आसान हो जाएगा मतलब। चलिए, और इम्पोर्टेंट फॉर एस्टिमेटिंग सेकेंडरी कंप्रेशन। आपको जो कंसोलिडेशन किस में मदद करता है? सेकेंडरी कंप्रेशन, जो कि ऑर्गेनिक सॉइल में देखा जाता है, तो उसका सेकेंडरी कंसोलिडेशन का जानकारी इकट्ठा करने में, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में आपको आइडिया देने में मदद करता है। कौन? कंसोलिडेशन मदद करता है। ठीक है।
चलिए, तो ये हमारा हो गया कंसोलिडेशन का क्या महत्व है सॉइल मैकेनिक्स में या जियोटेक में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कंसोलिडेशन का मेन महत्व अगर कोई पूछे तो सेटलमेंट। चलिए, अब जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए कि हमारा जो कंसोलिडेशन है सर, इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाइए। तो सबसे पहला कि ये हमको जो है फाउंडेशन सेटलमेंट, खास करके अगर हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, तो कितना समय के बाद हमारा बिल्डिंग जो है धंसेगा, ठीक है, ये ब्रिज कितना समय के बाद हमारा सेटल करेगा। तो ये सब सेटलमेंट हमको कहाँ से पता चलता है? कंसोलिडेशन से पता चलता है कि आज हम सर बिल्डिंग बना दिए, हो सकता है कि 20 साल के बाद बिल्डिंग हमारा जो है 8 mm जो है सेटल कर जाए, ठीक है। तो ये चीज कैसे पता चल रहा है? ये चीज हम लोग कंसोलिडेशन से ऑलरेडी पता कर सकते हैं, ठीक है। हाईवे इम्बैंकमेंट के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड, ये सब जो है हमारा किस चीज का देन है सर? ये सब सब जो है कंसोलिडेशन का देन है, ठीक है। यूज ऑफ सैंड ड्रेन्स विच वीक ड्रेन्स एंड प्रीलोडिंग टू एक्सिलरेट कंसोलिडेशन, ठीक। कंसोलिडेशन को एक्सिलरेट करने के लिए, मतलब कंसोलिडेशन को तेज करने के लिए हम लोग सैंड ड्रेन या फिर वीक ड्रेन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेबिलिटी असेसमेंट ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन सॉफ्ट क्ले, बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारा क्या सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंसोलिडेशन का, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है कंसोलिडेशन का, वो क्या है हमारा? डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस टू अवॉइड एक्सेस पोर प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस टू अवॉइड एक्सेस पोर प्रेशर बिल्डअप, जिसमें हम लोग बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका पोर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो, उसमें ये हमको मदद कर। पोर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो मतलब अवॉइड करने में मदद करता है कि हमारा बहुत ज्यादा पोर प्रेशर बिल्ड नहीं हो। उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आप पहले से ही हम लोग यहाँ पे तय कर सकते हैं। चलिए, अगला जो है हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए अभी तक हम लोग क्या समझे सर? तो कंसोलिडेशन का सिग्निफिकेंस का बात किया जाएगा तो कंसोलिडेशन का सिग्निफिकेंस हमको क्या देता है? सेटलमेंट के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए सर, तो हमको कंसोलिडेशन के थ्रू पहले से पता चल जाता है कि हमारा भविष्य में कंस्ट्रक्शन का क्या हाल होने वाला है, कौन सा चीज कितना धंसने वाला है, कहाँ पे हमारा एक्सेस पोर प्रेशर जनरेट होगा, कहाँ पे जाके हमारा स्टेबिलिटी पे सवाल उठेगा, वो सारा चीज का जानकारी हमको पहले मिल जाता है, ठीक है। बस यही चीज है, उसी को बार बार घुमा फिरा के लिखा गया है। आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है। सवाल क्या कहता है? ए सैचुरेटेड क्ले लेयर हैज ए थिकनेस ऑफ 4 मीटर। एक सैचुरेटेड क्ले लेयर है जिसका थिकनेस क्या है? 4 मीटर है, और कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपको दिया हुआ है, ठीक ना। एक लोड जो है 100 किलो पास्कल का अप्लाई किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ दिस लेयर, एज्यूमिंग दैट द कंसोलिडेशन ऑकर्स अंडर वन डायमेंशनल कंडीशन, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक्चुअली में किसी को भी समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। लेकिन लेकिन सर, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो हमको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं कि हमको जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है सर? कि हमको जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ सर? सबसे पहले तो हमको यहाँ पे सर सीबी दिया हुआ है, सीबी बराबर 1 × 10⁻⁻⁻⁵मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। आज समझ में आ रही है? ये हमारा क्या दिया हुआ है सर? सीबी दिया हुआ है। और क्या हमको दिया हुआ है? लोड इज अप्लाइड ऑफ 100 किलो पास्कल, assuming that the consolidation occurs under one dimensional। हाँ, estimate the time required for 50% consolidation। हमको U जो दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैपिटल यू से दिखाते ही हमको 50% दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये जो लोड 100 किलो पास्कल दिया है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया है। बहुत बार बच्चा सोचता है कि सर ये काहे दिया है, इसका आप यूज ही नहीं किया, वो ऐसे कंफ्यूज करने दिया है। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जब हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% या 60% से नीचे हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है,
जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% या 60% से नीचे हो तो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला होता है, किस चीज के लिए, टीबी के लिए। टीबी बराबर फॉर्मूला होता है उस समय हमारे लिए π/4 u% का होल स्क्वायर। ठीक है, π/4 u% का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं टीबी बराबर π/4 u% क्या दे, 50%। 50% को हम लोग 0.50 लिखते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो टीबी निकल के आएगा वो हमारा मान के चलिए कितना आता है, आप अपना कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए। मेरा आता है सर 0.196। आप अपना देख लीजिएगा आपका क्या आता है। ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा यू परसेंटेज जो है हमारा 60% या 60% से कम हो। उससे ज्यादा में अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग टीबी निकाल लिए सर। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं सर, वी नो, हम लोग जानते हैं कि टीवी बराबर क्या होता है, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, टीवी बराबर CVT बाय HDR का होल स्क्वायर। HDR यहाँ पे हमारा ड्रेनेज पाथ होता है। ठीक है, तो दो तरह का केस बनता है, बात समझ में आ रही है, वन वे ड्रेनेज या टू वे ड्रेनेज, या फिर इसी चीज को सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो हम जो है सिंगल ड्रेनेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं सर, सिंगल ड्रेनेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो हमारा दिया हुआ है सर, इसके अनुसार से हम लोग इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। टाइम रिक्वायर्ड यानी कि स्मॉल टी निकालना है। तो हमको टी निकालना है, तो इधर टी कर लेते हैं। तो हमको इधर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा टीवी इंटू HDR का स्क्वायर बाय CV हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं सर, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सिंगल ड्रेनेज या वन वे ड्रेनेज। ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं सर, सिंगल ड्रेनेज या वन वे ड्रेनेज। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं सर, तो यहाँ से वो अभी हम लिख देंगे जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमारा सर टीवी का वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला है 0.196 इंटू HDR। अगर सिंगल ड्रेनेज कंज्यूम कर एज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे HDR में ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। H हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाय CV। हम हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। हमने क्या किया है, एज्यूमिंग सिंगल ड्रेनेज दैट इज HDR बराबर H बराबर 4। हमने क्या एज्यूम किया सर, सिंगल ड्रेनेज एज्यूम किया है, HDR बराबर H। ठीक है, यही हमने एज्यूम किया है। ठीक ना, H क्या है हमारा सर, ड्रेनेज पाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारे पास क्या है सर, एक इक्वेशन है टी बराबर 0.196 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 1 इंटू 10 पर पावर -5। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो टी का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा सिंगल ड्रेनेज के केस में सॉल्व करने के बाद टी जो है वो कितना आता है, 31-3600 सेकंड आता है। ठीक है, 31-3600 सेकंड आता है। इसी चीज को हम लोग डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर अगर डे में पूछ दिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर 31-3600। डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 300 गुना 24 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा कितना डे निकल के आएगा सर, 3.629 डे निकल के आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, किसी को और कोई दिक्कत है तो बोलिए, या होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ लेबोरेटरी टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड डिस्क्राइब कॉमन टेस्टिंग मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट से हम लोग कैसे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालते हैं, देखिए आपको हम पहले समझा देते हैं। हम लोग लैब में क्या करते हैं, अलग अलग सॉइल सैंपल का टेस्ट ले करते हैं। अलग अलग सॉइल सैंपल का क्या करते हैं सर, टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं। ठीक, टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं सर, हम अपने सॉइल सैंपल पे अलग अलग स्ट्रेस लगाते हैं। हम लोग जो है नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग जो है शियर स्ट्रेस पता कर लेते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास जो है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है अवेलेबल हो जाता है। ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल पे अपने हिसाब से नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लगाते हैं और अलग अलग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। इस स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन के सहारे हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं सर। इस अलग अलग स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन के सहारे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहर सर्कल प्लॉट करते हैं। हम लोग क्या प्लॉट करते हैं सर, मोहर सर्कल प्लॉट करते हैं। बात समझ में आ रही है, हम लोग सॉइल सैंपल पे लैब में अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस लगा के देखते हैं, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको शियर स्ट्रेस मिल जाता है। ये जो अलग अलग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, उस अलग अलग स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन पे जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि मोहर सर्कल प्लॉट करते हैं। अब हम लोग अलग अलग टेस्ट किए हैं तो हम लोग को अलग अलग मोहर सर्कल मिलेगा। ठीक है, हमने जो है कई सारा टेस्ट किया है तो हमको क्या मिलेगा, कई सारा मोहर सर्कल मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कई सारा मोहर सर्कल को प्लॉट करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो हमारे पास जो भी मोहर सर्कल आएगा ये सब सर्कल को हम लोग प्लॉट करते जाएंगे। अब ये सारा मोहर सर्कल को टच करता हुआ एक जो है हम लोग लाइन तैयार करेंगे। बात समझ में आ रही है, सारा मोहर सर्कल को टच करता हुआ हम लोग एक लाइन तैयार करेंगे, मतलब ये सारे सर्कल के टेंजेंट एक लाइन तैयार करेंगे। मान के चलो ये वो लाइन है जो कि सारे सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। तो यही जो लाइन है यही हमारा सॉइल का क्या दे देगा, शियर स्ट्रेंथ दे देगा। ठीक है, ये जो लाइन है जो कि सारे मोहर सर्कल को टच करता हुआ लाइन जाएगा, यही सॉइल का क्या बता देगा सर, शियर स्ट्रेंथ बता देगा सॉइल का। बात समझ में आ रही है, इसी लाइन को हम फेलियर इन्वेलप भी कहते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते हैं सर, सॉइल का सैंपल लेते हैं लैब में, इस पे हम लोग अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, उस नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस पता कर लेते हैं सर। ठीक है, फेलियर का समय हम लोग पता कर लेते हैं। फिर जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो क्या बनाते हैं सर, मोहर सर्कल बनाते हैं। इस तरीके से हमने कई सारा मोहर सर्कल बना दिए। अब सारे मोहर सर्कल को टच करता हुआ एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि फेलियर इन्वेलप कहलाता है। यही स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बताता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमारा टारगेट होता है कि सी और फाई का वैल्यू पता कर सके। क्या पता कर सके हम लोग सर, सी और फाई का वैल्यू पता कर सके। सी और फाई का अगर वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद तो हमारा कहानी ऐसे भी हम लोग खत्म कर सकते हैं सर। सी और फाई का वैल्यू पता चलने के बाद आपको मालूम है एक रिलेशन होता है, टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या सर, टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। इससे हम लोग क्या कर लेंगे सर, इससे हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे टॉ एफ आप कह सकते हैं। ठीक है, टॉ एफ हमारा क्या बताएगा, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक ना? तो हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालने का हमारे पास कई सारा ऑप्शन हो गया। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं, उसमें अलग अलग स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मोहर सर्कल प्लॉट करेंगे। सारे मोहर सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन, जो कि हमारा क्या देगा, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ देगा या फेलियर डेवलप देगा। अगर आप ये लाइन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से सी और फाई निकाल लीजिए। ठीक ना? सी और फाई क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस हमारा सी होता है, और इस लाइन का स्लोप हमारा क्या होता है, फाई होता है। सी और फाई निकाल लीजिए। उसके बाद यूज दिस इक्वेशन, उसके बाद ये इक्वेशन जो है इस्तेमाल कीजिए। ये इक्वेशन जो है, टॉ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सी और फाइव का आपको वैल्यू मालूम है, टॉ का वैल्यू आपको मालूम ही गया है, नॉर्मल स्ट्रेस भी मालूम है, तो आप यहाँ से शियर स्ट्रेंथ सब कुछ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा सर ये सिस्टम काम करता है लैब में। ठीक ना? अब लैब में बैठे बैठे हम लोग जो है सर कई तरह का टेस्ट करते हैं। कौन कौन सा टेस्ट करते हैं वो सब आपको हम बता रहे हैं। तो हमारा जो लैब में टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, सी और फाई के वैल्यू को निकालने के लिए। हमारा जो लैब में टेस्ट किया जाता है वो मेनली किस लिए किया जाता है सर, ताकि हम लोग सी और फाई का वैल्यू निकाल सके। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पर्पस ऑफ लेबोरेटरी शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, हम लोग जो शियर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, से हम लोग शियर रेसिस्टेंस पता करते हैं। शियर रेसिस्टेंस को ही शियर स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, शियर रेसिस्टेंस को ही शियर स्ट्रेंथ कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं सर, शियर रेसिस्टेंस पता करते हैं। ठीक, और जो कि हमको स्टेबिलिटी और डिजाइन में मदद करता है। हम लोग जो लैब में टेस्ट करते हैं शियर स्ट्रेंथ का, उसमें हम लोग जो है अलग अलग सॉइल के लिए शियर रेसिस्टेंस पता करते हैं, जो कि हमारा स्टेबिलिटी और डिजाइन में हमको हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद इससे हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर भी पता करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास जो कॉमन टेस्ट है वो हमारा क्या है सर, सबसे पहला डायरेक्ट शियर टेस्ट है। ये एक तरह का लैब टेस्ट है, समझ गए ना? हमारा शियर स्ट्रेंथ में जितना भी टेस्ट होता है सब आपका लैब टेस्ट होता है। ठीक है, एक वेन शियर टेस्ट जो है उसको हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं। वेन शियर टेस्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, फील्ड में भी कर सकते हैं। बाकी जितना भी टेस्ट है सब हमारा क्या होता है, लैब में होता है। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो एक टेस्ट है सर, डायरेक्ट शियर टेस्ट, और भी बहुत सारा टेस्ट है, ट्रायक्सियल टेस्ट है, सब हमारा क्या लैब टेस्ट है। बात समझ में? डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को जो है दो पार्ट के शियर बॉक्स में प्लेस कर देते हैं, उसमें नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं। ठीक ना? और उसके बाद हम लोग जो है आगे टेस्ट प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं, जो भी पैरामीटर आएगा उसको हम लोग नाप लेते हैं। ठीक है, हम लोग को मेनली क्या निकालना होता है, फाई और सी का वैल्यू हमको मेनली निकालना पड़ता है। ठीक ना? ये किस तरह के सॉइल के लिए सुटेबल रहेगा, डायरेक्ट शियर टेस्ट ग्रेनुलर सॉइल के लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा टेस्ट जो है लैब टेस्ट में, आपको क्या याद रखना है, एक हमारा हो गया डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट। ठीक है, दूसरा हमारा है सर ट्राई एक्सियल टेस्ट।
ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमारे पास सर 3 तरह का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सीयू टेस्ट हो जाएगा, एक यूयू टेस्ट हो जाएगा, एक सीडी टेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारे पास ट्राइएक्सियल टेस्ट में सीयू, यूयू और सीडी टेस्ट हो जाएगा। तीनों हमारा क्या लैब टेस्ट ही है। तो हमारे पास लैब टेस्ट हो गया, डायरेक्ट टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट हो जाएगा, ये भी लैब टेस्ट होगा सर। ट्राइएक्सियल टेस्ट हमको जो है अलग अलग ड्रेनेज कंडीशन और कंसोलिडेशन के केस में हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट की मदद से। अलग अलग ड्रेनेज कंडीशन और कंसोलिडेशन के सहारे हम लोग जो है सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के केस में। ट्राइएक्सियल टेस्ट आपका हर तरह के सॉइल के लिए सुटेबल होता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट आपका सैंड सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ग्रेनुलर सॉइल ये सिर्फ सैंड के लिए सुटेबल है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारे पास सर अलग अलग ट्रैक्सियल टेस्ट है, अलग अलग ड्रेनेज और कंसोलिडेशन कंडीशन के अनुसार। एक टेस्ट हमारे पास क्या है, सीयू टेस्ट है सर। ठीक है, जो कि हमारा पोर प्रेशर मेजरमेंट के साथ ये टेस्ट होता है हमारा। चलिए, उसी तरीके से हमारे पास कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट सीडी टेस्ट है सर। ये हमारा टेस्ट जो है स्लोली परफॉर्म करता है। ठीक ना? उसके बाद हमारे पास एक सबसे खतरनाक टेस्ट है यूयू टेस्ट। ठीक है, ये हमारा टेस्ट जो है बहुत तेजी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें कंसोलिडेशन अलॉट नहीं होता है। तो यूयू टेस्ट को हम लोग क्विक टेस्ट भी कहते हैं, सीयू टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लो टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, कुछ लैब के अंदर करने वाला टेस्ट हो गया। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ जो है हमारा ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पीडीएफ आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ को ओपन करके आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स को। ठीक ना? हम आपको ऊपर ऊपर समझा दिए। चलिए, उसके बाद हमारे पास वेन शियर टेस्ट होता है सर। ठीक है, वेन शियर टेस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए। ठीक ना? इसमें हम लोग जो है टॉर्क को मेजर करते हैं और ये हमारा शियर स्ट्रेंथ देता है किसके, सॉफ्ट क्ले सॉइल में। ठीक है, ये हमारा शियर स्ट्रेंथ देगा किसमें सर, सॉफ्ट क्ले सॉइल में। चलिए, हाउ टेस्ट आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग का जिस तरह का भी सॉइल का टेस्ट डाटा चाहिए हमको, जिस तरह के सॉइल का भी शियर स्ट्रेंथ निकालना है, तो उस तरह के सॉइल के कंडीशन के अनुसार हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमको जिस भी तरह के सॉइल का जो है शियर स्ट्रेंथ निकालना है, उस तरह के सॉइल के कंडीशन के अनुसार हम लोग लैब में बैठ के उसका टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, लैब में बैठ के टेस्टिंग करने के बाद हमको जो है अलग अलग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हम लोग को क्या देखने को मिलता है, अलग अलग स्ट्रेस कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? इस स्ट्रेस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोहर सर्कल मिलता है। ठीक है, और उस मोहर सर्कल से हम लोग क्या करते हैं, सी और फाई का वैल्यू पता करते हैं। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण के तौर पर बताए थे कि हमने पास जो है मोहर सर्कल प्लॉट किए। ठीक है, तो हमको मान के चलो ये तीन हमने मोहर सर्कल प्लॉट किया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों मोहर सर्कल से टच करता हुआ एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तीनों मोहर सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन हमने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है सर। ठीक है, अब ये जो लाइन है सर, इस लाइन का हम लोग क्या करते हैं, सी और फाई यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको क्या देता है, सी देता है। और इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा ये हमको क्या दे देगा, फाई दे देगा। तो यहाँ से हम लोग मोहर सर्कल प्लॉट करने के बाद सी और फाई निकाल लेते हैं। और ये सी और फाई जो हम लोग निकालते हैं, इसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, शियर स्ट्रेंथ निकालने में। टॉ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाई। इस फॉर्मूला से हम लोग सर सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हमारा जो लैब का रिपोर्ट काम करता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है आप समझ गए कैसे कैसे काम करता है।
अगला सवाल हमारा क्या कहता है, डिस्क्राइब मेथड्स यूज्ड फॉर स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड एक्सप्लेन वेज फेलियर स्वेडिश सर्कल मेथड। देखिए स्वेडिश सर्कल मेथड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप पुराना वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ मेथड बताएंगे स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, ठीक ना। तो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमारे पास मेनली चार मेथड है। कौन कौन सा चार मेथड है सर? सबसे पहले हमारे पास मेथड जो है वो क्या है, लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, लिमिट इक्विलिब्रियम। ये मेथड आपको सबसे ज्यादा यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड जो है आपको सबसे ज्यादा यूज में देखने को मिलेगा सर, ठीक है। ये किस पे आधारित है, स्लाइस बेस्ड पे आधारित है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है न्यूमेरिकल मेथड है सर। इसमें फाइनाइट एलिमेंट या फाइनाइट डिफरेंस का हम लोग हेल्प लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तीसरे हमारा जो मेथड है वो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है सर। और चौथा मेथड हमारा इंपेरिकल या ऑब्जर्वेशनल मेथड है। तो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमारे पास चार मेथड है। कौन कौन सा, लिमिट इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल मेथड, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड और इंपेरिकल या ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिटेल लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा समझने लायक चीज नहीं, इसका डिटेल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस आप याद रखिए कि ये चार मेथड है हमारे पास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन? हाँ ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या पर्पस है सर, ठीक है। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या पर्पस है हमारा। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं सर कि सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। तो इसका पर्पस समझते हैं। सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब क्या हुआ, मिट्टी का निगरानी। सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन करने का मतलब क्या हो गया, मिट्टी का निगरानी। इसका क्या पर्पस है सर, ठीक है। अगर कोई पूछे इसका क्या पर्पस, सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब मिट्टी का निगरानी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, मिट्टी का निगरानी करते हैं, कैसे करते हैं सर? तो इसमें हम लोग सेंसर और टूल्स जो जमीन और स्ट्रक्चर के बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन एक तरह का सेंसर और टूल्स होता है जो कि जमीन और स्ट्रक्चर के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। इसका मकसद है कंस्ट्रक्शन के दौरान डिजाइन एजम्पशन को चेक करना और किसी भी खतरे को पहले से पहचानना और सेफ्टी मेंटेन करना। बात समझ में आ रही है? तो सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है सर, एक तरह का सेंसर या टूल है जिससे हम लोग मिट्टी का निगरानी करते हैं। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के समय हमको लग जाएगा अब हमारा मिट्टी फेल होने वाला है, तो सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन उस चीज को पकड़ लेगा और हमको पहले ही बता देगा कि अब जो है आगे जाके आपका सॉइल खतरा दे नहीं सकता है, ठीक है। सॉइल में खतरा देखने को मिलेगा। तो सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या आप समझ गए, ठीक है। सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब मिट्टी का निगरानी रखना। इसका पर्पस क्या है सर, इसको हम लोग सेंसर वगैरह जो है, सेंसर या टूल्स लगाते हैं सॉइल में, ताकि कंस्ट्रक्शन के समय या भविष्य में सॉइल में अगर किसी भी तरह का फेलियर वगैरह हो तो वो चीज का जानकारी हमको पहले मिल जाए। यही पर्पस है सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक ना। चलिए, क्योंकि अब जो हम समझाएंगे वो थोड़ा थ्योरी में बोरिंग जैसा होता है, मतलब समझ गए। आंसर जो है थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मतलब समझ गए तो आप अपने से बना के लिख लीजिएगा। पर्पस ऑफ सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये हमारा क्या मेजर करता है सर, इन सिटू बिहेवियर ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को मेजर करता है। कब, जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। इन सिटू बिहेवियर हमारा क्या होता है, बिना मिट्टी को डिस्प्लेस किए हुए सॉइल का प्रॉपर्टी पता करना इन सिटू बिहेवियर कहलाता है। यानी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पे जाके हम लोग जो है बिना सैंपल को लैब में टेस्ट किए हुए वहीं पे जाके हम अगर सॉइल का टेस्टिंग कर लेते हैं, उसको हम लोग इन सिटू बिहेवियर कहते हैं। तो सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन किसमें मदद करता है, इन सिटू बिहेवियर ऑफ सॉइल, ठीक है, उसको जांचने में मदद करता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। दूसरा हमारा सर, टू वेरीफाई डिजाइन एजम्पशंस एंड सेफ्टी, ठीक है। सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या पर्पस है सर, ये किसमें मदद करता है, डिजाइन एजम्पशन और सेफ्टी को वेरीफाई करने में मदद करता है। तीसरा क्या है, टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स फॉर इनस्टेबिलिटी। अगर आपका स्लोप फेल होने वाला है, किसी भी तरह का सॉइल फेल होने वाला है, तो वो आपको पहले से जानकारी दे देगा। क्यों सर, क्योंकि इसमें सेंसर लगा होता है। चलिए उसके बाद टू एसेस परफॉर्मेंस ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट वर्क्स।
आपका अगर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट वर्क कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस का जानकारी देता है। यानी कि कुल मिला के सर ये हमारा क्या करता है, इसमें सर सेंसर उन्सर लगा होता है, सॉइल कब फेल होने वाला है, सॉइल में क्या हलचल हो रहा है वो आपको बता देगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने घर का निगरानी करने के लिए, दुकान का निगरानी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रखते हैं। उसी तरीके से सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करता है, सॉइल के अंदर किसी भी हलचल को देख रेख करने के लिए एक तरह का गार्ड का काम करता है। अगर सॉइल फेल होने वाला है, सॉइल में किसी भी तरह का गड़बड़ी होगा तो वो क्या करेगा, पहले ही आपको बता देगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन समझ गए। अब इसका कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, मतलब निगरानी के लिए करने के लिए हम लोग जो है क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं सॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर आपको जो है पाइजोमीटर इस्तेमाल किया गया है ताकि इससे हम लोग क्या कर सके, पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सके। अगर आपको पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग पाइजोमीटर इस्तेमाल करेंगे सर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंक्लिनोमीटर्स। ठीक है। ये हमारा इंक्लिनोमीटर्स क्या मेजर करता है, लेटरल ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल मेजर करता है। उसके बाद सेटलमेंट गेज होता है जिसको हम लोग सेटलमेंट प्लेट या एक्सटेंसोमीटर कहते हैं, ये हमारा वर्टिकल सेटलमेंट को मेजर करता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास कई सारा इंस्ट्रूमेंट है जो सॉइल का अलग अलग प्रॉपर्टी नापता है। जैसे एक पाइजोमीटर हो गया और वाटर प्रेशर के लिए, इंक्लाइनोमीटर हो गया सर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल के लिए, सेटलमेंट गेज हो गया सर वर्टिकल सेटलमेंट के लिए। उसी तरह से हमारे पास स्ट्रेन गेज या लोड सेल होता है। ठीक है, लोड ट्रांसफर इन एंकर्स को नापने के लिए मदद करता है सर। टिल्ट मीटर्स या क्लिनोमीटर्स होता है जो कि रोटेशन या टिल्ट ऑफ सरफेस और ग्राउंड बताता है सर। उसके बाद प्रेशर सेल या अर्थ प्रेशर सेल होता है जो कि हमारा स्ट्रेस मेजर करता है सॉइल में बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास स्टैंडलोन एक्सटेंसोमीटर होता है जो कि हमारा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डेप्थ मेजर करता है। इस तरीके से हमारे पास कई सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल में होने वाला किसी भी हलचल को पहले से पता कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है कार्रवाई करेंगे ताकि हमारा सॉइल फेल ना हो। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास कई सारा है, आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अच्छे से। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमको क्या लिखना होता है, शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपका क्या है कि सर आपको जो है ना, इसमें से चार दिया हुआ है, चार में से कोई दो लिखना है, तो हम चारों आपको बता देते हैं, आप अपना सुविधा से देख लीजिएगा। सबसे पहला हमारा है सर मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन। मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन में हमारा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो हमारा ये क्या है, एक सॉइल सैंपल है। ठीक है। इस सॉइल सैंपल पे हमने क्या किया सर, लोड लगाया है। इस सॉइल सैंपल पे हमने क्या किया सर, लोड लगाया। लोड लगाने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है। इसका वॉल्यूम चेंज होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका वॉल्यूम क्यों चेंज होता है सर, क्योंकि हमारा जो सॉइल पार्टिकल्स है ना उसमें दो तरह का चीज होता है। ठीक है। हमारा जो सॉइल है उसमें दो तरह का चीज होता है, एक हमारा होता है सर सॉइल सॉलिड, दूसरा हमारा क्या होता है सर, वॉइड होता है। ठीक है। इस वॉइड में दो तरह का चीज होता है, एक होता है एयर और दूसरा होता है हमारा वाटर। बात समझ में आ रही है। एक हमारा होता है एयर और वाटर। अब सवाल है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कैसे काम करता है। ठीक ना। तो जब हम लोग सॉइल पे लोड लगाते हैं, जब हम लोग मिट्टी पे क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, तो ये लोड कौन लेता है, ये पोर वाटर लेता है। ठीक है। ये लोड कौन लेता है, जब हम लोग मिट्टी पे लोड लगाते हैं तो ये लोड कौन लेता है, पोर वाटर लेता है। पोर वाटर करने का मतलब जो हमारा वाइड्स में फंसा हुआ पानी है उसको हम लोग पोर वाटर कहते हैं। मिट्टी के अंदर जो खाली जगह है उस खाली जगह में जो फंसा हुआ पानी उसको हम लोग पोर वाटर कहते हैं। तो जब हम लोग लोड लगाते हैं तो ये लोड किस पे लगता है, पोर वाटर पे लगता है। बात समझ में आ रही है। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन सैचुरेटेड सॉइल, जब हम लोग सैचुरेटेड सॉइल पे लोड लगाते हैं तो ये लोड कौन लेता है, पोर वाटर लेता है। पोर वाटर कैरीज द इनिशियल लोड। जब हम लोग लोड लगाएंगे तो पोर वाटर हमारा लोड ले लेता है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है कंसोलिडेशन में क्या होता है कि ये पानी हमारा बाहर निकलने लगता है। कंसोलिडेशन में ये जो पोर वाटर है ये हमारा बाहर निकलने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है। ग्रेजुअली वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो खाली सॉइल स्केलेटन यानी कि सॉइल सॉलिड बच जाएगा सर। अब पानी बाहर निकल गया तो इसका ऑटोमेटिक क्या करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। पानी बाहर निकल गया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज किया तो सेटलमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो यही इसका क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म करने का मतलब जो कि रिएक्शन
कैसे कैसे काम करता है वो आपको बताना होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले लोड लगाते हैं, ये लोड कौन लेता है, पोर वाटर प्रेशर लेता है। पोर वाटर क्या हमारा करता है, समय के साथ धीरे धीरे वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा, लोड किसके ऊपर जाएगा, सिर्फ सॉइल के ऊपर जाएगा। पोर वाटर बाहर निकल चुका है यानी कि जगह हो गया खाली, जगह खाली हो गया तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। और वॉल्यूम घटेगा तो हमारा क्या होगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा। यही है मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए, उसके बाद हमारा है सर मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया। मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया अगर एग्जाम में कहीं पे भी मोहर कुलम लिखा हुआ एक साथ मिल जाए और सवाल का एग्जाम हो तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, टॉ एफ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। इतना अगर लिख दोगे, कहीं पे भी मोहर कुलम लिखा हुआ है एक साथ और इतना चीज तुम लिख दोगे, टीचर तुमको 70% मार्क्स दे देगा। जैसे कि मान के चलो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारा 7 नंबर इतने पे मिल जाएगा, ये क्योंकि यही है हमारा मोहर कुलम और कुछ नहीं है मोहर कुलम। बात समझ गया ना। चलिए, तो कहीं पे भी मोहर कुलम आएगा तो आपको बस यही एक इक्वेशन लिख देना है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे डिटेल में सर बताइए। तो शियर स्ट्रेंथ टॉ एफ ऑन ए प्लेन इज गिवन बाय, शियर स्ट्रेंथ जो है इस फॉर्मूला से दिया जाता है जहाँ पे सी कोहेशन होता है, सिग्मा बार इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताएगा सर, शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। यहाँ पे टॉ एफ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। टॉ एफ को ही हम लोग कैपिटल एस से दिखाते हैं। कैपिटल एस क्या बताता है, शियर स्ट्रेंथ बताता है। बात समझ में आ गई। समझ गए ना। तो हम लोग जो है सर शियर स्ट्रेंथ का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान के चलो ये हमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया है, एक लाइन जो मोहर सर्कल को टच करता हुआ निकल जाता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फेलियर इन्वेलप कहते हैं। फेलियर इन्वेलप कहते हैं। और यही लाइन हमारा क्या बताता है सर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताता है, ठीक है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो लाइन होता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसी लाइन का इक्वेशन होता है टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये इसी लाइन का इक्वेशन है, ठीक। चलिए, अगला सवाल जो है वो हमारा क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। ए से एक्टिव होता है, ए से अवे होता है। तो एक्टिव प्रेशर में हमारा क्या करता है, वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम बैकफिल होता है। बैकफिल कहते हैं कि वो सॉइल जिसको कि हमारा अर्थ रोक के रखे हुए है, ठीक है। जब हमारा अर्थ प्रेशर लग रहा होता है तो जिस मिट्टी को पकड़ के रखता है रिटेनिंग वॉल ना, उसी को हम लोग बैकफिल कहते हैं। बैकफिल क्या एक तरह का मिट्टी है जिसको कि रिटेनिंग वॉल रोक के या पकड़ के रखे हुए है। बात समझ में आ गई। एक्टिव प्रेशर के केस में वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम बैकफिल होता है और पैसिव के केस में वॉल का मूवमेंट टुवार्ड्स बैकफिल होता है। सॉइल रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो सॉइल इसमें एक्सपेंड करता है, ठीक है। एक्टिव प्रेशर में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, पैसिव प्रेशर में कंप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक ना। लेटरल प्रेशर का मैग्नीट्यूड का अगर बात किया जाए तो एक्टिव प्रेशर केस में मिनिमम होता है, पैसिव में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलेगा। आपसे कोई पूछे मिनिमम प्रेशर कहाँ देखने को मिलता है, तो मिनिमम प्रेशर एक्टिव के केस में, मैक्सिमम प्रेशर पैसिव के केस में। कोएफिशिएंट का अगर बात किया जाए तो के बराबर वन माइनस साइन फाइव बाय वन प्लस साइन फाइव। केपी बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन फाइव बाय वन माइनस साइन फाइव। फोर्स डायरेक्शन का बात किया जाए, फ्रॉम सॉइल टू वॉल होगा, इसमें वॉल टू सॉइल होगा। नेचर ऑफ स्ट्रेस, तो इसमें टेंशन नेचर होगा, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन नेचर होगा। स्टेबिलिटी रोल का अगर बात किया जाए तो इसमें वॉल आपका इनस्टेबल होता है, इसमें वॉल का मूवमेंट को रोका जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको बोल दिया है ऐप पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीट कर सकता है मतलब। चलिए, हमारे पास जो है लास्ट क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक ना। तो सबसे पहला बात, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग करते कहाँ पे है,
ठीक है। तो ये हमारा जो है इन सीटू टेस्ट है। इन सीटू टेस्ट मतलब हम लोग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा हम लोग फील्ड में जाएंगे, वहीं पे जो है बिना सॉइल को इधर उधर किए हुए हम लोग वहीं पे जाके सॉइल का टेस्टिंग कर लेंगे, वो इन सीटू टेस्ट कहलाता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीटू टेस्ट है किसके लिए? कोहेशन लेस सॉइल के लिए। ठीक है, किसके लिए सर? कोहेशन लेस सॉइल। कोहेशन लेस सॉइल कहने का मतलब सैंड के लिए। ठीक, चलिए तो पहला पॉइंट हो गया सर, ये कोहेशनलेस सॉइल के लिए टेस्ट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी। एसपीटी टेस्ट जो है किसमें हेल्प करता है? रिलेटिव डेंसिटी पता करने के लिए, एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस पता करने के लिए कोहेशनलेस सॉइल का। तो एसपीटी टेस्ट किसमें मदद करेगा सर? रिलेटिव डेंसिटी में एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस पता करने में मदद करेगा। तो ये जो फील्ड टेस्ट है, एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो एक फील्ड टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें एक हैवी हैमर लेते हैं। ठीक है, एक हैवी हैमर लेते हैं 63.5 केजी के आसपास का एक हम लोग भारी भरकम हैमर लेते हैं। ठीक है, उसको गिरा कर मिट्टी में, ठीक ना, ये जो हैमर लेते हैं इसको गिरा कर मिट्टी में एक सैंपलर को घुसाया जाता है। ठीक है, इसको गिरा के मिट्टी में एक सैंपलर को घुसाया जाता है और वहां से हम लोग सॉइल के सैंपल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट 300 mm में जो हमारा नंबर ऑफ ब्लोज लगा उस ब्लो को काउंट कर लेते हैं, जिसको हम लोग एन वैल्यू कहते हैं। क्या कह रहे हैं? लास्ट 300 mm का जो पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, उस पेनिट्रेशन में जो भी हमारा नंबर ऑफ ब्लोज लगा होगा, ठीक है, उस नंबर ऑफ ब्लोज को हम लोग क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं, जिसको हम लोग एन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसका एक बार नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल निकालने में भी इसका हेल्प किया जाता है, हेल्प लगता है सर। चलिए, अभी आपको क्या बोले, लास्ट 300 mm का हम लोग जो है सर डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारा कितना नंबर ऑफ ब्लोज लगा होगा, समझ गए ना, जो कि हमको एन वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारा कहाँ मिल जाएगा सर? ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा।